हेलो दोस्तों। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम अनुसूचियां कहते किसे हैं। एक्चुअली क्या है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे या संविधान सभा जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते लिखते इतना ज़्यादा लेंदी हो गया कि हमें एक अलग से कुछ प्रावधान लिखने पड़े, जिन्हें हमने क्या कहा, शेड्यूल कहा, या जिन्हें हमने अनुसूची कहा। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जैसे आपका घर होता है तो आपके घर में सब रूम होते हैं, जैसे गेस्ट रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, किचन होती है, बाथरूम होता है। लेकिन एक रूम ऐसा होता है जिसमें हमें बहुत कम जाना होता है। अगर मैं उस रूम की बात करूं तो उस रूम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बताओ क्या बोलते हैं, उस रूम को हम बोलते हैं स्टोर रूम। तो जैसे स्टोर रूम हमारा होता है जिसमें हम ऐसा सामान रखते हैं जिसे हमें बहुत कम यूज करना पड़ता है, जिसे हम बहुत कम छेड़ते हैं, उसी तरह हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसको रखा है, अनुसूचियों को रखा है या शेड्यूल्ड को रखा है। अब जिस समय हमारा संविधान बना उस समय हमारे संविधान के अंदर केवल 8 अनुसूचियां थी, या केवल 8th शेड्यूल थे, केवल 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक, या हमने 8 शेड्यूल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो हमने इसको 12 मतलब 4 अनुसूचियां और जोड़ दी हैं, और हमने कहा है कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल्ड हैं, 12 शेड्यूल्ड हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया जिसको बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हो। पहले आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ठीक मात्र 15 से 20 सेकंड में आप पूरे के पूरे 12 शेड्यूल को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं शेड्यूल 1 के ऊपर। तो आपको शेड्यूल 1 में एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि शेड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं। और नाम किसके लिखे हुए हैं, हमारे देश के अंदर जितने राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं या ऐसा कोई क्षेत्र जो अर्जित है उसका नाम हमारे शेड्यूल 1 के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं शेड्यूल 1 के अंदर आज प्रेजेंट की डेट में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के केवल क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। अगर हम बात करें दूसरे शेड्यूल की, तो दूसरा शेड्यूल हमारा कहता है कि सेकंड शेड्यूल में हमारी क्या लिखी हुई है, सैलरी लिखी हुई है। सैलरी मतलब वेतन लिखा हुआ है और भत्ता लिखा हुआ है, या सैलरी हम कह दें या हम कह दें अलाउंसेस हम कह दें। लेकिन ये सैलरी और अलाउंसेस होगा किसका, हमारे देश में जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मतलब ऐसी पोस्ट जो हायर पोस्ट हैं उस पर जो लोग बैठे हैं, उनकी सैलरी और वेतन या उनके अलाउंसेस के बारे में जो शेड्यूल बात करती है, उस शेड्यूल को हमने सेकंड शेड्यूल कहा है। इसके अंदर राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, कहने का मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर, राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट, इसको हम प्रेसिडेंट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे गवर्नर। तो राष्ट्रपति का वेतन लिखा हुआ है इसके अंदर और राज्यपाल का वेतन लिखा हुआ है। दूसरा, हमारे संसद के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का आर्टिकल 81 है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। ठीक, ये इनके आर्टिकल हैं। लेकिन जब हम लोकसभा को पढ़ेंगे और राज्यसभा को पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि लोकसभा का एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। ऐसी राज्यसभा का एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो इनकी जो सैलरी है वो सैलरी लिखी हुई है किसके अंदर, ठीक, शेड्यूल्ड 2 के अंदर। ठीक, ऐसी अगर हम बात करें, हमारे स्टेट के अंदर भी 2 हाउसेज होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेकिन हमारे 28 के 28 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 6 राज्यों के अंदर 6 स्टेट, ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनके जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं उनकी सैलरी भी किसमें लिखी है, शेड्यूल्ड 2 में। ठीक, दूसरा हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भी सैलरी किसमें लिखी है, शेड्यूल्ड 2 में। और एक हमारा होता है कैग, जिसको हम बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 148, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में लिखा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक।
उसकी सैलरी भी किसमें लिखी है, शेड्यूल 2 में। तो बहुत आसान है शेड्यूल 2 को याद करना। प्रेसिडेंट, ठीक, उसके बाद गवर्नर, ठीक, इनकी सैलरी लिखी हुई है किसके अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर। दूसरा, हमारे संसद में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। दूसरा, जो हमारे स्टेट होते हैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी सैलरी किसमें है, शेड्यूल 2 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी किसमें है, शेड्यूल 2 में। और एक कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरी भी किसके अंदर है, किसके अंदर है, शेड्यूल 2 के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक बच्चा कंफ्यूजन में जी रहा है जिसने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी हुई है, वो ये कहता है कि भैया आपने यहां पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखवाया, ठीक। और एक बच्चा कहता है अरे लिखवाया तो है, जो राज्यसभा है उसका जो चेयरमैन होता है वो हमारा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। लेकिन आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति की सैलरी इसके अंदर नहीं लिखी हुई है, लेकिन राज्यसभा के सभापति की सैलरी इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक। इज दैट क्लियर, ठीक, आपको पूरी तरीके से समझ में आता है। पहले में हो गए नाम, दूसरे में हो गई सैलरी, तीसरे में हो गई शपथ यानी कि ओथ, जिसे हम ओथ बोलते हैं। कहने का मतलब हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कहने का मतलब संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो मेंबर बैठते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सांसद, हिंदी में इसको हम सांसद बोलेंगे, ठीक। और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राज्य का विधानमंडल होता है, जिसके अंदर बैठते हैं एमएलए और एमएलसी, उनके जो ये जो मेंबर हैं उनकी जो शपथ है वो लिखी है शेड्यूल्ड 3 के अंदर। दूसरा, जब भी कोई सरकार बनती है तो सरकार का खुद का एक मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक। सेंटर का अलग होगा, कहने का मतलब केंद्र का अलग होगा और राज्य का अलग होगा। तो केंद्र के मंत्री परिषद और राज्य के मंत्री परिषद की भी सैलरी ओथ किसमें लिखी है, शेड्यूल्ड 3 में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की शपथ भी शेड्यूल्ड 3 में और कैग की शपथ भी शेड्यूल्ड 3 में। अब आप, एक बच्चा कह रहा है भैया इसमें ना आपने राष्ट्रपति लिखवाया, ना राज्यपाल लिखवाया, ना आपने उपराष्ट्रपति लिखवाया। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पेपर में बनने वाला सवाल ही यही है। वो आपसे पूछेगा क्या राष्ट्रपति की शपथ शेड्यूल 3 में लिखी है, नहीं, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 के अंदर लिखी है। ऐसी उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 और राज्यपाल गवर्नर की शपथ लिखी है 159 में। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और इनके आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, इसका आर्टिकल 69 है और इसका आर्टिकल 159 है, ठीक। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, कहने का मतलब राज्यसभा की सीटों का आवंटन। हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जब मैं आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा लोकसभा के अंदर हमारा इलेक्शन डायरेक्ट है, जनता वोट करती है और डायरेक्टली जनता जिन लोगों को चुनती है वो जाकर कहां बैठते हैं, लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा का मतलब है राज्यों का सदन, यहां से जो मेंबर आते हैं वो कहां से आते हैं, राज्यों से। तो किस राज्य से कितनी कितनी सीटें आएंगी वो लिखा है शेड्यूल्ड 4 में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक। एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, पहले शेड्यूल में नाम, दूसरे शेड्यूल में सैलरी, तीसरे शेड्यूल में शपथ और चौथे शेड्यूल में सीट। और सीट किसकी, राज्यसभा की। अब हम बात करते हैं 5वें और 6ठे शेड्यूल की, जो याद करना बहुत आसान है। आप एक साथ दोनों को याद करोगे और एक साथ दोनों को याद करने का तरीका क्या है कि 5 और 6 में क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है जी। और किसका एडमिनिस्ट्रेशन, जनजातीय प्रशासन, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, जनजातीय प्रशासन लिखा है। 5 में तो होगा जी SC/ST का और 6 में होगा किसका, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स का। और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको केवल 4 याद रखने हैं। सबकी पॉकेट में ATM होता है, तो ATM तो आपको याद ही है, उसके आगे एक M और लगा लो। A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मेघालय और M से हो गया मिजोरम। इनके यहाँ रहने वाले जो ट्राइब्यूनल्स हैं, जनजाति हैं, उनका जो प्रशासन है वो लिखा है 6th शेड्यूल में। और SC/ST का प्रशासन लिखा है 5वें शेड्यूल में। बिल्कुल याद है, याद हो जाएगा, ठीक।
अगर हम बात करें 7th शेड्यूल्ड की, ठीक, 7वीं अनुसूची की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है 7वीं अनुसूची के अंदर लिखा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सूची। एक्चुअली क्या है, हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है उन्हें तो बोलते हैं हम केंद्र सूची, जिनके पास अधिकार राज्य के पास है उन्हें हम बोलते हैं राज्य सूची, और ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, तो आपको याद रखना है लिस्ट सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा कि इस समय केंद्र सरकार में कितनी सूचियां हैं, 100, पहले कितनी थी 97। राज्य सरकार में कितनी है इस समय 60, पहले कितनी थी 66। ठीक, पहले समवर्ती सूची में कितनी थी 47, अब कितनी है 57। तो एक तो आपको प्रेजेंट की याद रखनी है और एक आपको वास्तविक ओरिजिनली याद रखनी है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय जब इन सूचियों को बनाया गया था तब कहां कहां पर कितने विषय लिखे गए थे। जब हम पढ़ेंगे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत 3 सूचियों का निर्माण किया गया था, ठीक, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक, और उनको हमने स्टेट लिस्ट बोला था, प्रोविंशियल लिस्ट बोला था और कॉन्करेंट लिस्ट बोला था। ठीक, वही चीज सेम टू सेम हमने कॉपी की है, बस उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया है। इसीलिए हम कहते हैं 80% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से कॉपी किया है, हमने 80% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से किया है। तो आपको ध्यान रखना है सूचियां किसमें लिखी हुई हैं, शेड्यूल्ड 7 के अंदर। शेड्यूल्ड 7 के अंदर सूचियां लिखी हुई हैं, शेड्यूल्ड 6 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, 5th के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन SC ST का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आर्टिकल 244 में भी मेंशन है। ठीक, अब बात करते हैं शेड्यूल्ड 8 की। शेड्यूल्ड 8 को आसान करना, याद करना बहुत ही आसान है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्यों का पुनर्गठन, कहने का मतलब हमारे देश में जब राज्य बनेंगे तो एक 7वां संविधान संशोधन किया जाएगा 1956 में, जिसके तहत भारत में 14+6 का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। कहने का मतलब भारत में 14 राज्यों का निर्माण किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर। और जब 14 राज्य बनेंगे भाषा के आधार पर तो भारत में लैंग्वेज भी कितनी होंगी, 14। लेकिन आज संविधान में कितनी लैंग्वेज मेंशन है, 22। इसका मतलब 14 से ये कहानी बढ़ी 22 में, तो हमने कितनी लैंग्वेज को जोड़ा, 8 लैंग्वेज को जोड़ा। और जब 8 लैंग्वेज को संविधान के अंदर जोड़ा गया तो हमने इनको पैटर्न में जोड़ा 1 3 4। आपको याद रखना है ये पैटर्न 1 3 4, 1 3 4 के पैटर्न में याद रखना है। भाई हम याद रखते हैं 1 2 3 4, लेकिन 2 को गायब करके आपको याद रखना है 1 3 4। पहला संविधान संशोधन जब हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसके तहत हमने एक लैंग्वेज को जोड़ा जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो 14वीं लैंग्वेज के बाद जुड़ी 15वीं लैंग्वेज बनी, इसी को हमने बोला सिंधी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 15th लैंग्वेज कौन सी बनी है, तो उसका नाम क्या है, सिंधी। सिंधी लैंग्वेज बनी। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसके तहत हमने किसको जोड़ा, नमक को जोड़ा। ठीक, आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि कोंकणी लैंग्वेज भारत के किस स्टेट पे बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है गोवा। और गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा स्टेट है, और गोवा जो स्थित है वो कोंकण के तट पर स्थित है। इसलिए आपको याद रखना है, पहला 21वां संविधान संशोधन से जुड़ी सिंधी, फिर 71वें संविधान संशोधन से जुड़ा नमक, और फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और हमने जोड़ दिया बोडो मास को। बोडो मास का मतलब BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली और S से संथाली। ठीक, 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया। ठीक, तो 8th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, भाषा पहले कितनी थी 14, आज कितनी है 22, कितनी जुड़ गई 8। अब 4 जो शेड्यूल हमने जोड़े हैं उनको हमने अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़ा। ठीक, जिसको मैंने बोला है 9 10 11 12। 9वीं शेड्यूल के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, आर्टिकल 31B के अंदर लिखा गया भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के नागरिकों को
इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा भूमि दान करो, ज्यादा से ज्यादा भूमि दो, और देने के बाद भारत का क्या होगी, इससे प्रोग्रेस होगी। लेकिन लोगों ने मना कर दिया, लोगों को मुआवजा कम दिया गया, इसलिए एक संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत यह कहा गया कि जो भूमि है उसका जिस समय जो रेट बना हुआ है उससे 15 गुना या 10 गुना ज्यादा रेट देकर गवर्नमेंट उसकी जमीन को ले लेगी और वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, भूमि सुधार से रिलेटेड है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिर भी आपको ये याद रखना है। फिर 10वीं अनुसूची के अंदर लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, और ये हुआ 1985 में, ठीक 52वां संविधान संशोधन। जब 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी तो लोगों ने राजीव गांधी की सरकार को छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक, और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इसलिए राजीव गांधी एक संविधान संशोधन करके कानून लेकर आया कि 1/3 से ज्यादा लोग किसी पार्टी को क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो आपको यह ध्यान रखना है। इस एंटी डिफेक्शन लॉ को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किन कैटेगरी पे, किन लोगों पे लगाया जाता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि 10वीं अनुसूची को भारत में जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन से, 52वें संविधान संशोधन से, और इसमें लिखा क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, दैट इज 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिसके अंदर एक में जोड़ा गया पंचायती राज, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और एक 74वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया किसको, नगर पालिका को। तो ये है हमारी 12 की 12 शेड्यूल। अगर मैं इसे 1 मिनट में या 30 सेकंड में याद करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, पहले शेड्यूल में क्या लिखे हैं, नाम, कितने, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के। दूसरे शेड्यूल में क्या लिखा है, वेतन, सैलरी, ठीक। तीसरे शेड्यूल में क्या लिखा है, शपथ। चौथे शेड्यूल में क्या लिखी है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5 और 6 में एडमिनिस्ट्रेशन। 7 में लिस्ट, ठीक, कितनी लिस्ट होंगी, 3। फिर 8 में क्या लिखी है, लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज, 8। फिर कितनी हो गई, 22। किस पैटर्न में जुड़ी, 1, 3 और 4। पहली जब जुड़ी तो कौन सी जुड़ी, सिंधी। कौन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 21वां संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ, 1967 में। फिर 3 जुड़ी, नमक, और फिर 4 जुड़ी, बोडो मास, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। फिर 9वीं अनुसूची में लिखा है लैंड रिफॉर्म। 10वीं अनुसूची में लिखा है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं और 12वीं पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये है आपकी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइएगा कि कितनी आसानी से हम पॉलिटी को समझ के उसको पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, ठीक। बाकी की वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।